हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पायनियर इंग्लिश एकेडमी। आज हम नाउन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हम जीवन में सफलता को मान के बैठ जाते हैं कि हम सफल हो चुके हैं, लेकिन ये एग्जिस्टेंस है, इसमें लास्ट मोमेंट पे भी चेंजेस होते हैं। तो हमें कभी भी अपने को सफल मान के हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। जैसे कछुए और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी, द हेयर एंड द टर्टल्स, जिसमें कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। तो उसके लिए एक इडियम है इंग्लिश में, वो इडियम आज मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। लेट्स सी द इडियम। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। ये अपना इडियम है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको सफलता हासिल नहीं हो जाती तब तक आप अपने आप को सफल मान के निश्चिंत होकर मत बैठिए। तो आज का ये इडियम हमने एक सीखा है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस। देखिए, नाउन के बारे में अब तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी थी। नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, जेंडर, नंबर, सिंगुलर कौन से नाउन होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, काउंटेबल कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। ये चीजें हमने नाउन के बारे में पढ़ी थी। अब हम एक अगला चैप्टर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केस। थोड़ा सा केस के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। यस, केस के बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूं कि केस क्या होता है, केस किसको कहते हैं। देखिए, हिंदी में एक वर्ड है कारक। तो हिंदी में जिसे हम कारक कहते हैं उसे अंग्रेजी में केस कहते हैं। केस क्या होता है, कारक किसे कहते हैं, जो सेंटेंस होता है उसमें जो नाउन है उसका सेंटेंस में क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नाउन इन सेंटेंस, वो डिसाइड करता है उसका केस। दूसरी बात, सेंटेंस में वर्ब के साथ नाउन का क्या संबंध होगा, ये डिसाइड करता है केस। तो एक तरह से हिंदी में जिसे हम कारक कहते हैं वो अंग्रेजी में उसे केस कहते हैं। तो कितने प्रकार के केस होते हैं, नाउन के केस यानी नाउन के कारक कितने होते हैं, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो केस होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस, जिसे कि सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। दूसरा अपना है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा जो अपना है वो है पजेसिव केस, और जो चौथा है वो होता है वोकेटिव केस। तो ये चार केस होते हैं नाउन के, चार कारक होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। मुख्य रूप से ये चार केस होते हैं। अब ये केस ग्रामर में कैसे काम करते हैं, इनका नाउन में इनकी क्या भूमिका है सेंटेंस में, उसकी अब हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब हम नाउन में जो
इसकी भूमिका है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यस, देखिए जो केस है, नाउन केस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस इफ इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एक नाउन या प्रोनाउन जब वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है तो उसको हम कहते हैं नाउन नॉमिनेटिव केस में है। यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और उसकी पहचान कैसे करते हैं सेंटेंस में, चलिए अब हम उसकी बात करते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, या वर्ब यानी क्रिया जो करने वाला है, क्रिया जो सेंटेंस में होती है वर्ब होती है, उसका जो करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं। द बैट्समैन स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स। ये एक सेंटेंस लिया है हमने। द बैट्समैन स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स। बैट्समैन ने स्कोर किया 100 से ज्यादा रन। बैट्समैन ने 100 से ज्यादा रन बनाए। तो इसमें सबसे पहले हम देखिए, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो ग्रामर का पहला आप नियम समझ लीजिए, उस सेंटेंस में वर्ब को आपको ढूंढना है कि वर्ब कौन सी है। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो है स्कोर्ड। स्कोर किया, बैट्समैन ने स्कोर किया 100 से ज्यादा रन। तो अब जो स्कोर है, स्कोर किसने किया, ठीक है ना, वर्ब जो क्रिया है वो किसने की, वो की बैट्समैन ने। तो यहाँ पे जो करता है वो हमारा बैट्समैन है और ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा, अगर हमने नाउन को यूज किया है सब्जेक्ट के रूप में तो उसका केस कौन सा होगा, नॉमिनेटिव केस। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो नाउन है बैट्समैन, इसका जो केस है वो नॉमिनेटिव केस है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, we have the batsman as the subject, hence batsman is in the nominative case. You can find the nominative case if you put who or what before the verb. अब यहाँ पे सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे हम, सब्जेक्ट को ढूंढने का सूत्र क्या है, तरीका क्या है। देखिए, वर्ब से पहले क्या लिखना है, क्या पूछना है अपने को, वर्ब से पहले क्या रखना है, हु रखना है या हमें वॉट रखना है। 1 नंबर हु, 2 नंबर वॉट। या तो हम हु रखेंगे या हम वॉट रखेंगे वर्ब से पहले, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे वही हम सेंटेंस लेते हैं, द बैट्समैन स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स। तो यहाँ पे स्कोर वर्ब है, उससे पहले हमने रख दिया हु स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स। आंसर क्या आएगा, किसने स्कोर किए 100 से ज्यादा रन, बैट्समैन ने। तो बैट्समैन जो हमारा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका क्या है, हम हु या वॉट से सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। हु या वॉट कहां लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है। क्लियर। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। दूसरा, ये हमारा पहला जो नॉमिनेटिव केस है उसकी हम बात कर रहे थे। अब हम दूसरे की बात करेंगे। A noun or pronoun is said to be in the accusative case if it is used as the object of a verb. अब मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव केस बताया था उसी को कहते हैं एक्यूजेटिव केस। उसी का एक और नाम क्या है, एक्यूजेटिव केस। तो यदि जो नाउन या प्रोनाउन है वो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसको हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं, नाउन का या प्रोनाउन का। ठीक है,
द एक्यूजेटिव केस इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे? चलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका हम पता कैसे लगाएंगे। देखिए, इट कैन बी फाउंड इफ यू पुट whom और what। वहां पे क्या था? who और what। यहां पे क्या है? whom और what। अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में whom और what लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सूत्र है, इनको आपको याद रखना है। देखिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमने वर्ब से पहले who और what पूछा। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब के बाद या वर्ब से ही हम दो क्वेश्चन पूछेंगे, whom या what। तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेट अस टेक अदर एग्जांपल एंड फाइंड द केसेस। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। द कैट किल्ड द माउस। अब आपको सबसे पहले यही देखना है कि इसमें वर्ब कौन सी है। द कैट किल्ड द माउस, इसमें वर्ब कौन सी है? किल्ड। ये जो किल्ड है ये वर्ब है। कैट ने चूहे को मार दिया, बिल्ली ने चूहे को मार दिया। अब आप उसी सूत्र से हम चलते हैं कि आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है। क्या करेंगे आप वर्ब से पहले who या what लगाएंगे। तो यहां पे आपने ऐसे लिख दिया who killed the mouse। तो who killed the mouse, आंसर क्या आएगा अपने पास? the cat killed the mouse। the cat, तो the cat जो वर्ड है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसका केस क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है ना। अब दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाएंगे? वर्ब से हमें क्या पूछना है? whom और what। the cat killed whom, the cat killed whom। बिल्ली ने मारा किसको? उत्तर क्या आ रहा है अपने पास? the mouse। तो the mouse यहाँ पे क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का पता हमने लगा लिया। अब ये क्योंकि माउस जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसलिए ये कौन सा केस हो गया? अपना एक्यूजेटिव केस हो गया। ये कौन सा केस हो गया? अपना एक्यूजेटिव केस हो गया, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एक सेंटेंस देखा। आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। द फील्ड वॉज प्लॉट बाय द फार्मर। द फील्ड वॉज प्लॉट बाय द फार्मर। तो यहां पे आप देखिए, फिर से हमने एक एग्जांपल लिया है, तो इसमें हम देखेंगे क्या? वर्ब, क्रिया कौन सी है। यहां पे जो प्लो है, प्लो का मतलब होता है हल चलाना, खेती करना। तो प्लो जो है खेती करना, ये यहाँ पे क्रिया है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से वही हम सूत्र काम में लेते हैं। देखिए, वर्ब से पहले हम क्या लिखेंगे? who और what। तो द फील्ड वॉज प्लॉट बाय द फार्मर। what, अब यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा what was plowed by the farmer। what, क्या बोया गया या क्या खेती की गई किसान के द्वारा। ठीक है ना। तो क्या किस में हल चलाया गया या क्या जो काम है वो किसान के द्वारा किया गया। तो जब फील्ड जो है ये हमारा आंसर आएगा। व्हाट का आंसर क्या आएगा? किसको प्लो किया गया, किसान के द्वारा किसको प्लो किया गया। तो आंसर क्या आएगा? फील्ड को प्लो किया गया, फील्ड को। ठीक है ना। तो यहाँ व्हाट का आंसर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने प्लो से हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए whom। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए बाई लगा हुआ है। बाई whom, किसके द्वारा प्लो किया गया। तो whom का आंसर में क्या मिल रहा है? फार्मर। तो फार्मर जो हमारा यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो ये एक तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता लगाने का तरीका है। हालांकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। तो द फार्मर प्लॉड द फील्ड, ये एक्टिव वॉइस में होता तो कुछ इस तरह से होता है ना। वहां पे फार्मर सब्जेक्ट हो जाता और फील्ड जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि इस तरीके से सेंटेंस को देख रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस में हम देख रहे हैं तो फील्ड जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो फार्मर है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब
उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं। इफ वी आस्क हु किल्ड, किसने मारा, तो आंसर आएगा कैट। तो कैट क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इफ वी आस्क द कैट किल्ड व्हाट, किसको मारा, तो इसका आंसर क्या आएगा, द कैट किल्ड, द आंसर इज माउस। सो माउस इज इन द एक्यूजेटिव केस। माउस किस में, एक्यूजेटिव में। वैसे ही if you put what before the verb was plowed, that is if you ask what was plowed, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, filled. So the filled is in the nominative case. ऐसे ही आगे देखिए, एक्यूजेटिव केस को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, we put the question the field was plowed by whom, तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, the field was plowed by whom, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, नाउन which comes after preposition is also said to be in the accusative case. अब यहाँ पे एक रूल है जो आपको याद रखना है। एक याद रखने वाली बात आप लोगों को बता रहा हूं मैं, प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन जो होती है उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, ये आपको याद रखना है। If we apply the above definition, we can at once see that to has farmer in the accusative case, क्योंकि by के बाद क्या है, farmer, तो by क्या है, अपनी preposition है, by क्या है, preposition है, ठीक है ना, by preposition है और by के बाद क्या है, farmer, तो farmer वहां पे क्या हो गया, accusative case हो गया, ठीक है ना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है पता लगाने का। तो हमने दो अभी तक केस पढ़े हैं, नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस जिसे एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको क्लियरली समझ में आ गए, पता लगाने का तरीका आपको पता चल गया। वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, अगर आपको दोबारा समझना है तो फिर से देख लीजिए। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा हमारा है वो है पजेसिव केस। तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज पजेसिव केस। देखिए, a noun is said to be in the possessive case if it denotes possession, authorship, origin, kind। यदि कोई नाउन जो है वो हमें ये चार चीजें, लगभग ये चार चीजें बताता है, क्या क्या, पोजेशन यानी स्वामित्व, पोजेशन का मतलब क्या होता है, स्वामित्व, ऑथरशिप यानी लेखक के बारे में, ओरिजिन यानी उत्पत्ति के बारे में, काइंड यानी प्रकार के बारे में। तो ये चार चीजें अगर हमें कोई नाउन बता रहा है तो हम कहते हैं, या फिर इट आंसर्स द क्वेश्चन हुज, अगर वो हुज का आंसर दे रहा है तो हम उसे कहते हैं पजेसिव केस का नाउन या प्रोनाउन। ये चीजें अगर कोई नाउन या प्रोनाउन बता रहा है, क्या क्या, स्वामित्व बता रहा है, लेखक का नाम बता रहा है, ओरिजिन उत्पत्ति बता रहा है, या उसका प्रकार बता रहा है, या वो हुज का आंसर दे रहा है, हुज यानी किसका, अगर वो इसका आंसर दे रहा है या ये चारों चीजें बता रहा है तो उस नाउन को हम कहेंगे पजेसिव केस का नाउन या प्रोनाउन। द पजेसिव केस इज ऑल्सो नोन एज द जेनेटिव केस। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, पजेसिव केस को ही जेनेटिव केस भी कहा जाता है। तो कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। अब कोई आपको पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव केस आपको आता है, आप कहोगे हाँ हमें आता है, लेकिन कोई पूछे एक्यूजेटिव केस आता है क्या, तो आप कंफ्यूज हो गए, नहीं ये क्या होता है। अरे भाई एक ही चीज है, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, और वैसे ही पजेसिव केस और जेनेटिव केस एक ही चीज है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। द म्यूजियम हाउसेज महात्मा गांधीज वॉच। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, आप इनको अच्छे से समझें। द म्यूजियम, म्यूजियम किसे कहते हैं, संग्रहालय को कहते हैं। हाउसेज, अब यहाँ पे एक वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है आपको सीखने के लिए। हाउस का मतलब क्या होता है, मकान।
और आपने नाउन के रूप में इसको देखा होगा। लेकिन यहाँ पे ये एस या ईएस किसके साथ लगता है भाई? अब देखिए नाउन के साथ प्लूरल बनाने के लिए तो लगता है, लेकिन वर्ब के साथ भी प्रेजेंट टेंस जो है इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए ईएस का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो हाउसेज जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, घर में होना या रखी हुई होना या संग्रहित होना, ये इस अर्थ में है, क्रिया है यहाँ पे हाउसेज, ठीक है ना। तो जो संग्रहालय है उसमें क्या रखा हुआ है? महात्मा गांधी की घड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो आपके दिमाग में आना चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव केस को ढूंढने के लिए वो क्या होगा? हुज, ठीक है ना। अब हुज का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है? किसकी घड़ी? कौन सा वर्ड दे रहा है आंसर? महात्मा गांधी की घड़ी, महात्मा गांधीज वॉच, ठीक है ना। तो हुज का आंसर क्या आ रहा है? महात्मा गांधीज। तो यहाँ पे आप देखिए महात्मा गांधीज, ये जो वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं? जो ऐसे कोमा लगाया हुआ है और उसके बाद एस लगता है, इसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा के हमने लिखा है ये पोजेशन बताता है। ये क्या बताता है? पोजेशन यानी अधिकार, स्वामित्व। घड़ी किसकी? महात्मा गांधी की। तो ये जो अपॉस्ट्रोफी है इसको हम कहते हैं पोजेसिव केस, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। रवीज ग्रुप इज स्टेजिंग शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी दो जगह लगा हुआ है, आप देखिए, एक तो रवीज में लगा हुआ है, एक शेक्सपियर्स में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो किसका ग्रुप और किसके नाटक? हुज है ना, हुज ग्रुप हुज प्लेज। किसका ग्रुप? रवि का ग्रुप। किसके नाटक? शेक्सपियर के नाटक। तो दो ये अधिकार, स्वामित्व, ऑथरशिप, शेक्सपियर के नाटक यानी शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक ऑथरशिप बता रहा है, रवि का ग्रुप स्वामित्व अधिकार बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो रवीज है और जो शेक्सपियर है ये दोनों ही कौन से केस हैं? पजेसिव केस हैं, जेनेटिव केस हैं। चलिए अब आगे हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस, अगला टॉपिक बहुत ध्यान से आप देखें। हाउ इज पजेसिव फॉर्म्ड? पजेसिव केस बनता कैसे है? इसमें कुछ ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए। पजेसिव केस बनाने के नियम क्या क्या है? बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस। सबसे पहला तरीका क्या है? सिंगुलर नाउन अगर है तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। मिनिस्टर्स, अब यहाँ पे देखिए मिनिस्टर का, इसका अर्थ क्या है? मिनिस्टर का। तो मिनिस्टर के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया, तो ये बन गया पजेसिव केस। क्या बन गया आपका? ये बन गया पजेसिव केस, ठीक है। दूसरा देखें, by adding only an apostrophe to a singular noun when there are too many hissing sounds। अब देखिए हिसिंग साउंड्स क्या होते हैं? हिसिंग साउंड, सांप के फुफकारने की आवाज को भी हिसिंग साउंड कहते हैं। दूसरी बात, जहां पे से इस तरह के से की ध्वनि बार बार आवृत हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो उसको भी हिसिंग साउंड कहते हैं। तो अगर हमें से का उच्चारण बार बार नहीं करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। सिर्फ क्या लगा देते हैं? अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, एस नहीं लगाते। यहां हमने अपॉस्ट्रोफी के साथ क्या लगाया? एस, और यहां हम सिर्फ क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी। देखिए उदाहरण के साथ, उदाहरण से समझेंगे हम। अब देखिए मोसेस लॉज, मोसेस, ठीक है ना। अब मोसेस के नियम, तो मोसेस एक वर्ड है, मोसेस क्या है? एक वर्ड है, ठीक है ना। अब इसके आगे अगर हम एस और लगाएंगे, यहां एस लगाएंगे तो मोसेस, अब ये बोलने में थोड़ा कठिन लगता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहां एस नहीं लगाएंगे, सीधा क्या करेंगे? यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, मोसेस लॉज, ठीक है। अब अगला देखिए, गुडनेस सेक।
गुडनेस भलाई के लिए, गुडनेस का मतलब भलाई और सेक यानी के लिए, तो भलाई के लिए, तो गुडनेस के साथ हम यहाँ पे अगर एस और लगाते, अगर हम यहाँ पे एक एस और लगाते एपोस्ट्रोफी एस, तो गुडनेस सेक बोलने में थोड़ा कठिन लगता है ना, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि जहां पे अंत में से की ध्वनि आ रही हो, साउंड आ रहा हो से का, अगर से का साउंड आ रहा है तो वहां सीधा एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, एस नहीं लगाया जाता है। अगला देखिए जस्टिस सेक, जस्टिस सेक न्याय के लिए, जस्टिस सेक न्याय के लिए, तो यहां पे भी हम एस एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा रहे हैं, सीधा हम एपोस्ट्रोफी कॉमा जो है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम हमने देखा कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। अगर बहुत सारे से के साउंड रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा से का साउंड आ रहा है, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। अगला नियम देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है अपना, बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी टू प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। अब देखिए कई प्लूरल नाउन भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि से की ध्वनि तो आती है, सिंगुलर नाउन में भी आती है, जैसे अभी हमने देखा था जस्टिस है ना, मोजेस, ठीक है, तो से की ध्वनि वहां भी आती है, लेकिन बहुवचन प्लूरल नाउन में भी तो से की ध्वनि आती है लास्ट में, तो वहां पे भी हम से की ध्वनि बार बार रिपीट नहीं करके सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। उदाहरण देखते हैं, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम किसे कहते हैं, तीर्थ यात्री, पिलग्रिम्स, ठीक है ना। तो पिलग्रिम्स के साथ हम यहाँ पे एक एस और नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी हम लगा देंगे। तो तीर्थ यात्री, ठीक है ना, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स के लिए, तीर्थ यात्री का, सॉरी तीर्थ यात्री का, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का, पिलग्रिम्स यानी प्लूरल है ना, तो तीर्थ यात्रियों का, ठीक है। अब अगला रूल अपना देखिए, यानी तीन चीजें हमने देखी, सिंगुलर नाउन है तो कोमा और एस लगाते हैं, सिंगुलर नाउन है लास्ट में से का साउंड है तो सिर्फ कोमा लगाते हैं, प्लूरल नाउन है लास्ट में एस है तो हम उसमें भी कोमा ही लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज ही करते हैं, ठीक है। अब बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। अब प्लूरल नाउन है, जरूरी नहीं है कि प्लूरल नाउन के लास्ट में एस आए। जब हमने नाउन का प्लूरल बनाने के रूल पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था ना कि कई रूल होते हैं, एफ या एफ ई है तो वीईएस कर देते हैं, कई में आईईएस वाई हटा के आईईएस कर देते हैं, और कईयों में क्या होता है बीच का जो वोवल साउंड है उसे चेंज करके भी प्लूरल बनते हैं, तो लास्ट में एस आए ये जरूरी नहीं है। तो जो कई ऐसे ना वर्ड होते हैं ना जिनमें लास्ट में एस नहीं आता, तो उसमें हम क्या करेंगे, पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करेंगे। जैसे चिल्ड्रंस, बच्चों का, अब चिल्ड्रन वर्ड यहां तक है, इसमें से नहीं आ रहा है, एस का साउंड नहीं आ रहा है ना, से का साउंड, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और यहाँ पे एस लगाएंगे, तो ये सही है, ठीक है। चलिए अब अगला रूल देखिए, when a noun consists of several words the possessive sign is attached to the last word। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई नाउन एक से ज्यादा शब्दों से बना है तो पजेसिव जो है वो लास्ट वर्ड के साथ लगाया जाता है, याद रखना लास्ट वर्ड के साथ। जैसे एक उदाहरण है बहुत अच्छा, आप देखिए इसको, द क्वींस ऑफ इंग्लैंड रिएक्शन वॉज इंपॉर्टेंट इन दिस मैटर। इंग्लैंड की रानी का रिएक्शन, इंग्लैंड की रानी का, इंग्लैंड की रानी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये नाउन हो गया ना पूरा, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पूरा नाउन है द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उसकी प्रतिक्रिया जरूरी थी, महत्वपूर्ण थी इस मामले में। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड ये पूरा एक नाउन हो गया एक तरह से देखिए आप, तो ये क्योंकि हमने कहा लगा दिया, पहले वर्ड के साथ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लगाना कहां चाहिए, यहां लगाना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना।
देखिए, डू नॉट गेट मिस्टेकन दैट इट इज द क्वींस रिएक्शन। क्वीन का तो रिएक्शन है ये, लेकिन ये इंग्लैंड का रिएक्शन नहीं है। आप सोचोगे कि सर इंग्लैंड के बाद कोमा और एस लगाएंगे तब तो इंग्लैंड का रिएक्शन हो गया। नहीं, इंग्लैंड का रिएक्शन नहीं है। जब हम बोल रहे हैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स रिएक्शन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स रिएक्शन, तो वो क्वीन का ही रिएक्शन है, ठीक है ना। इंग्लैंड के बाद अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, लेकिन वो माना जाएगा किसका? क्वीन का रिएक्शन, इंग्लैंड की महारानी का रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डू नॉट सी क्वीन एंड इंग्लैंड इन आइसोलेशन। क्वीन और इंग्लैंड अलग अलग नहीं है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज होल एंड द apostrophe should come at its end. क्वीन ऑफ इंग्लैंड होल यानी ये पूरा है और इंग्लैंड के लास्ट में आना चाहिए। तो करेक्ट अपना क्या होगा? द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स रिएक्शन वाज इंपॉर्टेंट इन दिस मैटर, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा बातें करते रहते हैं तो क्लास का माहौल थोड़ा लाइट बन जाता है। आप कहां से ये वीडियोस देख रहे हैं, अपने गांव का नाम कमेंट में लिख दीजिए, और अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो स्टेट का नाम भी जरूर लिखिए। और वीडियो को देखने के बाद आप जो भी सेंटेंसेस वगैरह आप बनाते हैं या कुछ भी है, तो उसके लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है द इंग्लिश जोन के नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ मटेरियल वगैरह पीडीएफ वगैरह सेंड करता रहता हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, लेट्स मूव अहेड, गो इन दिस थिंग अहेड। ओके, तो आगे देखिए, दूसरा नेक्स्ट रूल है अपना, व्हेन टू नाउन्स आर इन अ पोजीशन द पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। अब यहाँ पे कई चीजें समझने वाली हैं। व्हेन टू नाउन आर इन अपोजिशन, जब दो नाउन अपोजिशन में होते हैं तब हम क्या करते हैं? पजेसिव साइन लगाते हैं लेटर पे। अब यहाँ पे एक वर्ड आपके आया है, मैंने पहले भी एक दिन आपको ये वर्ड्स बताए थे। ये होता है, ये होता है और ये होता है, तीन वर्ड हैं। इनमें पहले वाला वर्ड जो है इसका अर्थ होता है पत्र, लेटर, और ये लेटर का मतलब जो है इसका अर्थ होता है बाद वाला यानी नेक्स्ट, ठीक है। और ये लेटर का मतलब है ये समय के लिए आता है, समय बाद में, ठीक है ना। तो ये जो लेटर यहाँ पे आया है ये बाद वाला के अर्थ में है, नेक्स्ट के अर्थ में है, ठीक है ना। तो जब दो नाउन होते हैं अपोजिशन में तो बाद वाले नाउन के साथ पजेसिव का प्रयोग करते हैं। अब पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। देखिए, व्हाट इज नाउन इन अपोजिशन? नाउन इन अपोजिशन क्या है? चलिए, when one noun follows another to describe it, बहुत सिंपल तरीके से ये बात लिखी हुई है। The noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before it. Both the nouns are in the same case. अब जो कई बार क्या होता है, एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। पहले वाले नाउन को, दो नाउन है, पहले वाले नाउन के बारे में दूसरे वाला नाउन जो है वो बता रहा है कि पहले वाला नाउन क्या है, क्या करता है ना, उसके बारे में उसका वर्णन कर रहा है पहले वाले नाउन का। तो जो बाद वाला नाउन होता है ना, उसे नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है ग्रामेटिकली, ठीक है ना। तो ये जो बात है इसको समझना जरूरी है कि नाउन इन अपोजिशन होता क्या है। अब एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट हैज रिटन A brief history of time. स्टीफन हॉकिंग वैज्ञानिक का नाम है, तो ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया, नाम है ना, तो ये क्या हो गया? नाउन। अब दूसरा जो नाउन आया है द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। स्टीफन हॉकिंग कौन है? वैज्ञानिक है।
अब स्टीफन हॉकिंग हो सकता है कोई और आदमी भी हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई हॉकी प्लेयर हो, कोई फुटबॉल प्लेयर हो। तो यहाँ पे हमने इसको समझा दिया, इसकी व्याख्या कर दी, स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट। तो दूसरे वाला जो नाउन है वो क्या कर रहा है, पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी पहले वाले नाउन के बारे में बता रहा है कि ये नाउन क्या है। तो पहले वाला नाउन, दूसरे वाला नाउन, और दूसरे वाला नाउन जो है ना, इसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। तो ये दूसरे वाला नाउन जो है ये है नाउन इन अपोजिशन। द नाउन साइंटिस्ट इज इन अपोजिशन टू द नाउन स्टीफन हॉकिंग। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है ना, ये स्टीफन हॉकिंग के अपोजिशन में है, यानी इस नाउन की ये डिस्क्रिप्शन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसको वर्णन कर रहा है, ठीक है। नाउ हियर इज अ सैंपल ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट सेंटेंसेस। अब हम उदाहरण देखते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस के। अब देखें, I am going to Stephen Hawking's the scientist's country। मैं जा रहा हूं स्टीफन हॉकिंग की जो वैज्ञानिक है उसकी कंट्री में, देश में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने रूल पढ़ा था कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के अपोजिशन में होता है तो जो बाद वाला नाउन होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस, पॉसेसिव केस बनाते हैं उसका। तो यहाँ ये सेंटेंस अपना क्या हो गया, गलत हो गया। सही क्या होगा, आई एम गोइंग टू द स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट्स कंट्री। बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये, जब दो नाउन एक दूसरे के अपोजिशन में आए तो दूसरे वाला जो नाउन है उसके साथ उसी का पॉसेसिव केस बनाना है, उसी के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाना है। चलिए अब एक नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। Yes, when two or more nouns show joint possession, the possessive sign is put to the letter only। जब दो नाउन है, ये भी बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत अच्छा रूल है ये, अच्छा समझिए इसको। जब दो नाउन जो है वो जॉइंट पोजेशन दिखाते हैं, यानी दो लोग हैं और एक चीज है जिसपे दोनों का अधिकार है, तो जो बाद वाला है उसी के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, पॉसेसिव उसी का बनता है। अब उदाहरण देखिए इसका एक, अमिताभ एंड अजिताभ आर बच्चन जी सन्स। सो बच्चन जी इज अमिताभ एंड अजिताभ फादर। अब देखिए, अमिताभ और अजिताभ बच्चन जी के बेटे हैं, तो अब बच्चन जी अमिताभ के और अजिताभ के फादर हैं। अब अपन हिंदी में भी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, देखिए सेंटेंस को, अमिताभ और अजिताभ बच्चन जी के बेटे हैं, इसलिए अमिताभ और अजिताभ, इसलिए बच्चन जी अमिताभ और अजिताभ के पिता हैं। अमिताभ के और अजिताभ के ऐसे नहीं बोलते ना अपन सीधा ऐसे बोलते हैं अमिताभ और अजिताभ के पिता हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी दोनों के साथ जो हमने पॉसेसिव का प्रयोग किया है ना, ये क्या है, इनकरेक्ट है। सेंटेंस कैसे सही होगा, देखिए, दिस वुड tantamount to there being two fathers। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, अमिताभ एंड अजिताभ फादर, तो यहाँ दो फादर हो गए, एक अमिताभ का और एक अजिताभ का, जबकि हम एक ही फादर की बात कर रहे हैं। दिस वुड लीड टू कंफ्यूजन। तो सही कैसे होगा, बच्चन जी इज अमिताभ एंड अजिताभ फादर, बाद वाले नाउन के साथ ही पॉसेसिव का यूज किया जाएगा। ये कौन सा है, लेटर नाउन है, इसी का पॉसेसिव हम बनाएंगे, ठीक है। तो काफी सारे रूल आ रहे हैं, आप इनको नोटबुक में नोट करते जाइए, याद रखने में आसानी होगी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक अगला रूल है, वो देख लेते हैं। Each of the two or more connected nouns implying separate possession must take possessive sign।
जब दो या दो से ज्यादा नाउन होते हैं और उनका पोजेशन अलग अलग होता है तो दोनों के साथ ही पोजेसिव का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, द ऑडियंस लिसन टू जावेद एंड वाजपेयीज पोएम्स। ऑडियंस ने सुनी जावेद और वाजपेयी की कविताएं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जावेद और वाजपेयी मिलके कविता लिखते हैं? नहीं, अलग अलग लिखते हैं ना। तो दोनों की कविताएं सुनी है, दोनों अलग अलग आदमी हैं, दोनों ने अलग अलग कविताएं लिखी हैं। वहां पे अंतर देखिए आप, वहां पे अमिताभ और अजिताभ के फादर एक ही हैं, यहाँ पे जावेद और वाजपेयी की कविताएं अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के साथ पॉजेसिव लगेगा। वहां पे दोनों के फादर एक है, इसलिए बाद वाले के साथ पॉजेसिव लगेगा। अंतर समझ में आया ना? अच्छे से समझना है इस बात को। तो यहां इसका करेक्ट क्या बनेगा? द ऑडियंस लिसन टू जावेद एंड वाजपेयीज पोएम्स। ये सही है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझनी है आपको। दो नाउन है, दोनों का एक ही पोजेशन है, तो एक जो बाद वाला नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा। और दो नाउन है, अलग अलग उनका पोजेशन बताया गया है, अलग अलग उनके स्वामित्व बताए गए हैं, तो दोनों के साथ ही अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। The possessive case is chiefly used with the names of living things. पॉजेसिव केस का प्रयोग ज्यादातर जीवित चीजों के लिए, व्यक्तियों के लिए किया जाता है, निर्जीव के लिए नहीं किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक उदाहरण के साथ समझेंगे। द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। जो गाड़ी है, कार्ट यानी गाड़ी, उसका पहिया टूटा हुआ है। ठीक है, ब्रोकन यानी टूटा हुआ। तो यहाँ पे कार्ट यानी गाड़ी, ये निर्जीव है, सजीव है? ये निर्जीव है। ठीक है ना, जबकि हम पॉजेसिव किसका बनाते हैं? सजीव का बनाते हैं। द कार्ट इज नॉट ए लिविंग थिंग, सो द पॉजेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड। तो हम इसका पॉजेसिव यूज नहीं कर सकते, तो फिर बनाएंगे कैसे इसको? द व्हील ऑफ द कार्ट वॉज ब्रोकन। इसको हम ऐसे बनाएंगे, द व्हील ऑफ द कार्ट वॉज ब्रोकन। ठीक है ना, ये क्या है अपना? गलत है, और ये क्या है अपना? सही है। ठीक है ना, द कार्ट्स व्हील गलत है, द व्हील ऑफ द कार्ट सही है। ठीक है, चलिए अगले हम रूल की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ग्रामर में यही चीज तो कंफ्यूज करती है कि रूल होते हैं, फिर उनके एक्सेप्शन होते हैं, नियम फिर उसके अपवाद, है ना। लेकिन सब चीजें ध्यान रहेंगी तभी आप कंपटीशन में सफलता हासिल कर पाओगे, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझना। चलिए आगे की बात करते हैं। However, if non-living things are personified, they are used in the possessive case. निर्जीव चीजों का possessive नहीं बनता, लेकिन अगर उनका पर्सोनिफिकेशन हो गया, यानी उनको सजीव की तरह दिखा दिया गया, तो उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, If you are Fortune's favorite, you might escape suffering while others suffer. देखिए, फॉर्चून, इफ यू आर, यदि तुम हो भाग्य के फेवरेट, फॉर्चून यानी भाग्य, यदि तुम भाग्य, अब यहां जो भाग्य वर्ड आया है ये भाग्य की देवी के अर्थ में आया है। ठीक है ना, अगर आप भाग्य के फेवरेट हो, यानी आप अगर भाग्य के लिए बहुत उनकी पसंदीदा हो, तो आप इसके यानी बच सकते हो। किससे? सफरिंग से, यानी पीड़ा से। सफरिंग का मतलब क्या है? पीड़ा। तो आप पीड़ा से बच सकते हो, while others suffer, जबकि दूसरे लोग पीड़ित होते हैं। अगर आप भाग्य के फेवरेट हो तो आप पीड़ा से बच सकते हो, जबकि दूसरे लोग पीड़ित होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्चून के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज क्यों किया? क्योंकि भाग्य का फेवरेट होना, फेवरेट किसका होता है? मैं कहूं सचिन मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं कहूं सलमान मेरा फेवरेट एक्टर है, ठीक है ना, तो मेरा फेवरेट मैं जीवित इंसान हूं, भाग्य का फेवरेट
तो भाग्य भी तो फिर जीवित ही होना चाहिए ना, तो यहाँ पे मानवीकरण किया गया, पर्सोनिफाई किया गया भाग्य को, इसलिए इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज सही है। अगला देखिए, इन द अबव सेंटेंस द यूज ऑफ फेवरेट इज टू बी नोटेड एज ए नाउन, इट मींस फेवरेट पर्सन और थिंग, especially favored by monarch or superior. Here you are being favored by fortune, the monarch. So fortune is no more being treated as a non-living force. Fortune is not treated as a non-living force but as a person. यहाँ पे भाग्य को निर्जीव नहीं बल्कि सजीव की तरह बताया गया है, इसलिए इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये। अगर आप निर्जीव चीजों को सजीव की तरह बर्ताव करते हो, उनके साथ उनको सजीव की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। एक और रूल, बहुत लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आप ध्यान से समझें। द पजेसिव इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस, वेट। समय, स्थान और वजन, ये तीन चीजें बताने वाले जो नाउन होते हैं उनके साथ भी पजेसिव का प्रयोग किया जाता है। अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं। द हाउस इज एट द थ्रो ऑफ ए स्टोन फ्रॉम हियर। अब आपने इडियम सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं। स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, यानी स्टोन कहते हैं पत्थर को, और इसका अर्थ क्या हुआ, घर जो है वो यहां से पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर है। यानी अब किसी का घर आप पूछो, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने पूछा कि मिस्टर प्रकाश का घर कहाँ है, उसने कहा अरे वो रहा घर, यहां से पत्थर फेंको उतनी सी दूर है, ठीक है ना, मतलब बहुत नजदीक है। तो ये एक इडियम है, स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। अब यहाँ पे द करेक्ट एक्सप्रेशन इज स्टोन्स थ्रो, जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, स्टोन्स थ्रो। तो यहां पे शॉर्ट डिस्टेंस के अर्थ में आया है, यहां किस अर्थ में आया है, शॉर्ट डिस्टेंस के अर्थ में। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, इसका करेक्ट हम कैसे बनाएंगे, हिज हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। अब यहां पे दूरी के लिए आया है, मैंने आपको बताया रूल क्या है अपना, जो क्या बताता है, तीन चीजें की हमने बात की, वो क्या है, टाइम, स्पेस और वेट। टाइम, स्पेस और वेट, ये तीन चीजें। तो यहां पे ये क्या बता रहा है, स्पेस बता रहा है, ठीक है ना, यहां पे ये क्या बता रहा है, स्पेस बता रहा है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी हम। देयर आर सम पजेसिव फ्रेजेस, कुछ पजेसिव फ्रेजेस होते हैं, याद रखने हैं जो आपको, एट दिस फिंगर्स एंड्स, विट्स एंड, बोट स्क्रू, मर्सी सेक, हार्ट्स कंटेंट, ठीक है ना। ये कुछ एक फ्रेज हैं जो बहुत काम में आते हैं, रिटन में भी, स्पोकन में भी। तो ऐसे कैसे ये यूज होते हैं पजेसिव के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो चौथा हमारा केस है जिसको हमने बताया था वोकेटिव केस। ए नाउन यूज्ड टू नेम ए पर्सन और थिंग एड्रेस्ड इज इन द वोकेटिव केस। कोई व्यक्ति है जिसको हम संबोधित कर रहे हैं उसके नाम से, तो वो वोकेटिव केस में कहलाता है वो नाउन, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाम से भी इसको जानते हैं। रवि, हाउ आर यू। अब यहाँ पे हमने संबोधित किया है किसको, रवि को। रवि को हमने क्या किया है, एड्रेस किया है, संबोधित किया है। तो यहाँ पे इन द अबव सेंटेंस द प्रोनाउन यू इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे यू तो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाउ आर यू, रवि हाउ आर यू, ठीक है ना, ये डेटिव केस में है। तो यहाँ पे ये जो रवि वर्ड आया है ये नाउन इन नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। ये क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है और ये वोकेटिव केस है, ठीक है। तो ये चार तरह के केस जो है
पढ़े तो यहां आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनमें नाउन के जो चारों केस हैं वो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाए हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और उसके अलावा हमने पढ़ा पजेसिव केस, और उसके अलावा हमने पढ़ा जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ये जो हमने हैं ये आज हमने पढ़े, ठीक है ना, यानी जिसको हम वोकेटिव केस भी बोलते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, तो प्लीज इसको पूरा देखें और देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।